नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक से आप डॉक्टर हरनिक सिंह के वैज्ञानिक लेखों पर आधारित एक वेलनेस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। आज के एपिसोड में एपिसोड 2 हम समझेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होने के बाद मानव शरीर के अंदर वास्तव में क्या होता है। ये एपिसोड डॉक्टर हरनिक सिंह द्वारा साझा की गई वैज्ञानिक चर्चाओं और अवलोकनों से प्रेरित है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कल्पना करें कि शरीर का हर सेल एक छोटा सा घर है। एक घर, ठीक है। और उस घर में ऊर्जा यानी ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए एक दरवाजा है। एक एंट्री पॉइंट। बिल्कुल। और उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। और वो चाबी है इंसुलिन। सही। सब कुछ बढ़िया चलता है जब तक चाबी ताले में लगती है और दरवाजा खुल जाता है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन क्या होता है जब ताला ही जाम हो जाए, जब दरवाजा चाबी को पहचानना ही बंद कर दे? और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। आज हम डॉक्टर हरनिक सिंह के लेख मेटाबॉलिक स्टॉर्म के आधार पर इसी विषय की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारा मिशन यह समझना है कि जब शरीर में ये उथल पुथल शुरू होती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये कैसे एक अंग से दूसरे अंग, हाँ, एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन तक एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये इस बात को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है। अच्छा। बल्कि यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ शुरू होती है। लेक इसे आंतरिक तूफान कहता है और ये बिल्कुल सटीक है। आंतरिक तूफान? हाँ, सोचिए, खून में तो ऊर्जा का सैलाब आया हुआ है, लेकिन कोशिकाएं, वो अंदर से खाली हैं। अंदर से भूखे मर रहे हैं। ये शरीर के लिए एक इमरजेंसी है, एक आपातकाल। और आज हम इसी आपातकाल के हर पहलू पर बारीकी से बात करेंगे। ये जाम हुए ताले वाली बात बहुत दिलचस्प है। आखिर ये ताले जाम क्यों होने लगते हैं? ऐसा क्या होता है कि कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं? देखिए, ये रातों रात नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पर कोई लगातार बिना रुके घंटी बजाता रहे। शुरू में आप दरवाजा खोलेंगे, लेकिन एक समय बाद आप उस घंटी को अनसुना करना शुरू कर देंगे, इरिटेटिंग हो जाएगा। बिल्कुल। कोशिकाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब खान पान की वजह से खून में लगातार बहुत ज्यादा शुगर रहती है, तो पैंक्रियाज लगातार इंसुलिन रूपी घंटी बजाता रहता है। अच्छा। आखिरकार कोशिकाएं इस सिग्नल से थक जाती हैं और उसे अनसुना करने लगती हैं। वे प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आपात स्थिति यहीं से शुरू होती है। ग्लूकोज खून में फंसा हुआ है, लेकिन कोशिकाएं खाली और भूखी हैं। तो शरीर का पहला रिएक्शन क्या होता है? जाहिर है वो चुपचाप तो नहीं बैठता होगा। बिल्कुल नहीं। शरीर तुरंत एक्शन में आता है, लेकिन यहीं गड़बड़ हो जाती है। कैसे? सबसे पहले भूखी कोशिकाएं दिमाग को एसओएस सिग्नल भेजती हैं, हम भूखे हैं, हमें ऊर्जा चाहिए। ओके। दिमाग को लगता है कि शायद समस्या इंसुलिन की कमी है। उसे ये नहीं पता कि इंसुलिन तो है, पर कोशिकाएं सुन नहीं रहीं। उसे गलतफहमी हो जाती है। हाँ, तो वो घबराकर पैनक्रियाज को आदेश देता है, और इंसुलिन बनाओ जल्दी। ओ, तो मतलब शरीर समस्या को सुलझाने की कोशिश में उसे और बिगाड़ रहा है। वो आग बुझाने के लिए उस पर और पेट्रोल डाल रहा है। ठीक यही होता है। नतीजा ये होता है कि खून में ग्लूकोज का स्तर तो पहले से ही ऊंचा था, अब इंसुलिन का स्तर भी आसमान छूने लगता है। तो अब खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज और बहुत ज्यादा इंसुलिन दोनों हैं। दोनों तैर रहे हैं, लेकिन कोशिकाएं फिर भी भूखी हैं। ये एक दुष्चक्र है। और जैसा कि स्रोत बताता है, यहीं से मेटाबॉलिक खराबी की असली कहानी शुरू होती है। जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी, तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। इसमें कहा गया है कि इस आपात स्थिति के कारण शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। इसका हमारे अंगों के लिए असल में क्या मतलब? ये इस पूरी कहानी का केंद्र है। सर्वाइवल मोड का मतलब है कि शरीर अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल देता है। प्राथमिकताएं बदल देता है? हाँ, सोचिए, अगर किसी शहर में कोई बड़ी आपदा आ जाए, तो प्रशासन क्या करता है? वो पार्क बनाने, सड़कें साफ करने जैसे रोजमर्रा के काम बंद कर देता है और सारी ऊर्जा सिर्फ आपदा से निपटने में लगा देता है। बिल्कुल। शरीर भी ठीक यही करता है। उसके लिए अब सबसे जरूरी काम सिर्फ एक है, खून में बढ़े हुए ग्लूकोज और इंसुलिन के संकट को संभालना। और इस चक्कर में कौन-कौन से जरूरी काम रुक जाते हैं? जैसे लिवर पर क्या असर पड़ता है? लिवर, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
उसका सामान्य काम शरीर को डिटॉक्स करना, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन बनाना और हमें बीमारियों से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बनाना है। बहुत जरूरी काम है ये तो। बहुत। लेकिन इस इमरजेंसी में लिवर ये सारे काम ठंडे बस्ते में डाल देता है। पूरी तरह से? हाँ, उसका एकमात्र ध्यान बस इस शुगर और इंसुलिन के सैलाब को किसी तरह नियंत्रित करने पर होता है। और पैंक्रियास का क्या? इसी तरह पैंक्रियास, जिसका एक मुख्य काम पाचन के लिए एंजाइम बनाना है, वो भी उस काम को छोड़कर सिर्फ और ज्यादा इंसुलिन बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये तो कमाल की बात है कि शरीर अपनी प्राथमिकताएं कैसे बदलता है। लेकिन पैंक्रियास जो इतना ओवरटाइम काम कर रहा है, क्या वो थक नहीं जाता? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल असर पड़ता है। शुरुआत में तो पैंक्रियास ओवरटाइम काम करता है, लेकिन लगातार सालों तक ऐसा करने से वो एग्जॉस्ट हो जाता है और आखिरकार इंसुलिन बनाने की उसकी क्षमता कम होने लगती है। और यही वो स्टेज है जहां से टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत होती है। इसके अलावा हमारा हार्मोनल सिस्टम, जो प्रजनन और मूड जैसी चीजों को नियंत्रित करता है, उसे भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। सारा ध्यान सिर्फ शुगर इंसुलिन नियंत्रण पर। स्रोत में थायराइड का भी जिक्र है। वो इस सर्वाइवल मोड में कैसे भूमिका निभाता है? थायराइड हमारे शरीर का कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर है। ठीक है। जब कोशिकाएं भूखी होती हैं तो शरीर को लगता है कि ऊर्जा की कमी है। इस स्थिति में थायराइड एक समझदार मैनेजर की तरह काम करता है। वो क्या करता है? वो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है ताकि भूखी कोशिकाओं को कम ऊर्जा की जरूरत पड़े और शरीर इस संकट को झेल सके। ये तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। हाँ, ये शरीर का एक रक्षात्मक उपाय है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति थका हुआ, सुस्त महसूस करता है और उसका वजन भी बढ़ने लगता है। तो जब लोग लगातार थका हुआ, धीमा, मानसिक रूप से धुंधला और भारी महसूस करते हैं, तो ये सिर्फ उम्र बढ़ना या स्ट्रेस नहीं है, जैसा कि लेख में साफ तौर पर बताया गया है। बिल्कुल नहीं। ये मेटाबॉलिक तनाव है। शरीर अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक आपात स्थिति से लड़ने में लगा रहा है। एकदम सही। वो फूल नहीं रहा है, वो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। और यही इस मेटाबॉलिक स्टॉर्म का सबसे खतरनाक पहलू है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को उलझन में डालता है, कोलेस्ट्रॉल। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। दशकों से हमें बताया गया है कि बढ़ा हुआ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हमारा दुश्मन है। लेकिन ये लेख एक अलग ही कहानी बताता है। क्या कहता है? कि ये समस्या का कारण नहीं, बल्कि एक समस्या की प्रतिक्रिया है। क्या ये स्रोत पारंपरिक मेडिकल सोच को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है? हाँ, ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और इसे समझने के लिए हमें मेटाबॉलिक रिपेयर मॉडल को समझना होगा। मेटाबॉलिक रिपेयर मॉडल। जी। जब खून में इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर, खासकर रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर एक तरह की सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। जैसे नसों के अंदर छोटी छोटी खरोंचें लग रही हों। बिल्कुल सही। अब जब भी शरीर में कहीं चोट लगती है या नुकसान होता है, तो शरीर क्या करता है? वो मरम्मत करने वाली टीम भेजता है। तो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, जिन्हें हम विलन समझते आए हैं, वे असल में मरम्मत करने वाली टीम है। आप उन्हें आंतरिक एम्बुलेंस या मरम्मत करने वाले कर्मचारी कह सकते हैं। इस सूजन से होने वाले नुकसान की मरम्मत करने के लिए लिवर ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है और उन्हें नुकसान वाली जगह पर भेजता है। बिल्कुल। तो जैसा कि स्रोत कहता है, कोलेस्ट्रॉल नसों को ब्लॉक करने के लिए नहीं, बल्कि उन खरोंचों पर पैच लगाने और उनकी रक्षा करने के लिए बढ़ रहा है। ये एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, हमला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का एलडीएल ज्यादा है, तो सिर्फ उसे दवा से कम करना वैसा ही है जैसे आग लगने पर फायर अलार्म को बंद कर देना। क्या बात है, ये एक बेहतरीन एनालॉग है। आप शोर तो बंद कर देते हैं, लेकिन आग तो जलती रहती है। सही कहा। समस्या कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि वो सूजन है जिसे ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को भेजा जा रहा है। जब तक आप सूजन के मूल कारण यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करते, तब तक शरीर कोलेस्ट्रॉल भेजता रहेगा। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। लेकिन फिर एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम क्यों हो जाता है? अगर शरीर मरम्मत कर रहा है, तो सफाई करने वालों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर एलडीएल मरम्मत करने वाली टीम है, तो एचडीएल सफाई कर्मचारी है। अच्छा। इसका मुख्य काम अतिरिक्त फैट और कोलेस्ट्रॉल को नसों से हटाकर वापस लिवर तक लाना,
रक्त वाहिकाओं को साफ रखना और सूजन को कम करना है। ठीक है। लेकिन जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण तूफान आया होता है और लिवर पहले से ही शुगर इमरजेंसी से निपटने और एलडीएल बनाने में बुरी तरह व्यस्त होता है तो उसके पास एचडीएल बनाने के लिए टाइम या संसाधन ही नहीं बचते। हाँ, उसकी क्षमता ही नहीं रहती। तो एक तरफ मरम्मत करने वालों एलडीएल की भीड़ लगी है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ सफाई करने वालों एचडीएल की कमी हो गई है क्योंकि फैक्ट्री लिवर दूसरे काम में व्यस्त है। एकदम सही। और यही पैटर्न बढ़ा हुआ एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स और घटा हुआ एचडीएल मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्लासिक संकेत है। ये साफ बताता है कि शरीर में मरम्मत का काम ज्यादा और सफाई का काम कम हो रहा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन मैंने सुना है कि ये अतिरिक्त शुगर और इंसुलिन लिवर में भी जमा होने लगती है। क्या यही फैटी लिवर है? हाँ, और ये इस पूरी कहानी से सीधा जुड़ा हुआ है। ये एक और खतरनाक दुष्चक्कर बनाता है। कैसे? जब लिवर को उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा शुगर मिलती है तो वो उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए वो उस अतिरिक्त शुगर को फैट की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगता है। ये भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, ताकि शुगर खून में खतरनाक स्तर तक न बढ़ जाए। लेकिन ये फैट की बूंदें लिवर के अपने टिश्यू में ही जमा होने लगती हैं। इसी स्थिति को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। और यहाँ दुष्चक्कर कहाँ है? दुष्चक्र ये है कि जैसा स्रोत बताता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से फैटी लिवर होता है, और एक बार जब लिवर फैटी हो जाता है तो वो खुद इंसुलिन के प्रति और भी ज्यादा प्रतिरोधी हो जाता है। ओह, तो फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को और खराब कर देता है? हाँ, जिससे और फैटी लिवर होता है। ये एक ऐसा लूप है जो खुद को मजबूत करता जाता है। और पेट की चर्बी का क्या? लेख में इंसुलिन को फैट स्टोरेज हार्मोन कहा गया है। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। हाँ, और ये बिल्कुल सटीक है। इंसुलिन का एक मुख्य काम शरीर को ये बताना है कि ऊर्जा का भंडारण कब करना है, स्टोर करना है। हाँ, जब इंसुलिन का स्तर लगातार ऊंचा रहता है तो ये फैट कोशिकाओं को एक मजबूत और लगातार सिग्नल भेजता है, फैट को बाहर मत जाने दो, उसे अंदर ही बंद रखो। तो शरीर जमा किए हुए फैट को इस्तेमाल ही नहीं कर नहीं पाता, चाहे कोई कितनी भी कसरत कर ले या कितनी भी कम कैलोरी खाए। तो मतलब फैट कोशिकाएं एक ऐसी तिजोरी बन जाती हैं जिसे इंसुलिन ने बाहर से बंद कर दिया है और चाबी फेंक दी है। बिल्कुल। और क्योंकि शरीर फैट को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। और जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है वो आसानी से पेट और कमर के आसपास जिद्दी चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमर का आकार बढ़ना एक बहुत आम लक्षण है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ वजन या लिवर के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देता है ना? हाँ, बिल्कुल। इंसुलिन सिर्फ एक शुगर नियंत्रक हार्मोन नहीं है, ये एक मास्टर हार्मोन है जो कई दूसरे हार्मोन के काम को प्रभावित करता है। जैसे जब इंसुलिन का संतुलन बिगड़ता है तो ये हार्मोनल असंतुलन की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर देता है। जैसे कॉर्टिसोल, शरीर इस शुगर इमरजेंसी को एक लगातार चलने वाले तनाव के रूप में देखता है, इसलिए वो तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है। और यही बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमें थका हुआ और चिंतित महसूस कराता है। हाँ, और इससे नींद का चक्र भी बिगड़ जाता है। और दूसरे हार्मोनों पर क्या असर होता है? इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं, कम हो जाते हैं, जैसा हमने पहले बात की। विटामिन डी का स्तर गिर जाता है। अच्छा। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है और एस्ट्रोजन बढ़ सकता है। महिलाओं में ये पीसीओडी जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है। नींद का पैटर्न तो बिगड़ता ही है। तो जब कोई व्यक्ति थका हुआ, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से सूखा हुआ महसूस करता है तो ये सिर्फ काम का तनाव नहीं है जैसा कि लेख कहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक शारीरिक रासायनिक असंतुलन है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू हुआ है। सही कहा, ये शारीरिक है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं। शरीर के अंदर के रसायन संतुलन से बाहर हो गए हैं। और इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? लेख में ब्रेन कंफ्यूजन या दिमागी भ्रम का उल्लेख है। ये क्या चीज है? ये बहुत ही दिलचस्प है। ये तब होता है जब दिमाग को एक ही समय पर दो बिल्कुल उल्टे सिग्नल मिलते हैं। दो उल्टे सिग्नल? हाँ, सोचिए दिमाग को कि एक तरफ खून से सिग्नल मिल रहा है कि हमारे पास बहुत ऊर्जा है, खून में ग्लूकोज भरा पड़ा है। ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय शरीर की भूखी कोशिकाओं से एक और चीखता हुआ सिग्नल मिल रहा है कि हमें ऊर्जा नहीं मिल रही, हम भूखे मर रहे हैं। तो दिमाग को समझ ही नहीं आता कि असल में हो क्या रहा है। एक कह रहा है दावत चल रही है और दूसरा कह रहा है अकाल पड़ा है। बिल्कुल, ये भ्रम दिमाग को परेशान कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे भूख का संकेत देना है या पेट भरने का। और इसी वजह से क्रेविंग होती है। हाँ,
इसी भ्रम के कारण तेज क्रेविंग होती है, खासकर मीठे और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये इमोशनल ईटिंग को जन्म देता है और यही ब्रेन फॉग और याददाश्त की समस्याओं का भी कारण बनता है। यही वजह है कि दोपहर के खाने के ठीक बाद हमें कुछ मीठा खाने की जबरदस्त इच्छा होती है, भले ही हमारा पेट भरा हुआ हो। बिल्कुल, ये हमारा दिमाग है जो भ्रमित होकर गलत सिग्नल भेज रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, लेज का निष्कर्ष इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर को अपना सामान्य काम छोड़ने और दिन भर एक शुगर इमरजेंसी से लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। सही, शरीर बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, फल फूल नहीं रहा है। और जब तक कोशिकाओं के दरवाजे फिर से नहीं खुलते, जब तक वे इंसुलिन के प्रति फिर से संवेदनशील नहीं हो जाते, तब तक शरीर संतुलन में वापस नहीं आ सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर लगातार खुद के खिलाफ काम कर रहा होता है। उसकी रक्षा प्रणालियां जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना या मेटाबॉलिज्म धीमा करना लंबे समय में खुद ही समस्या बन जाती हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी विचार के साथ छोड़ देता है। अगर शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया सूजन को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जैसे पैच बनाना है और ऊर्जा बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को धीमा करना है, तो क्या होता है जब हम सिर्फ इन लक्षणों का इलाज करते हैं? जब हम दवा से कोलेस्ट्रॉल को जबरदस्ती कम करते हैं या थायराइड हार्मोन देकर मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं बिना उस मूल कारण को संबोधित किए, बिना उन बंद दरवाजों को खोले। हाँ, बिना उन बंद दरवाजों को खोले, क्या हम शरीर की मदद कर रहे हैं या उसके रक्षा तंत्र के खिलाफ ही लड़ रहे हैं?